नमस्कार। चलिए एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो अभी अभी आजाद हुआ है। उसके सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ करोड़ों लोगों का पेट भरना है और दूसरी तरफ उसी वक्त एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति भी बनना है। अब ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये आजाद भारत की हकीकत थी। आज हम भारत की इसी रोमांचक, उतार चढ़ाव भरी आर्थिक यात्रा की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बड़े बड़े सपने थे, बहुत साहसिक प्रयोग किए गए और ऐसे नतीजे निकले जिनकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हमारा फोकस उन दो विशाल स्तंभों पर रहेगा जिन पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई, कृषि और उद्योग। जरा इस सवाल के वजन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था। 1947 में ये भारत के लिए सचमुच जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। बात सिर्फ कुछ नीतियां बनाने की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र का अस्तित्व दांव पे था। उसके भविष्य की दिशा तय होनी थी। तो सवाल ये है कि हमारे उस समय के नेताओं ने इस असाधारण चुनौती का सामना कैसे किया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारी ये चर्चा इन 6 चरणों में आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्र की दोहरी चुनौतियों से, फिर हम हरित क्रांति और औद्योगिक किले के निर्माण को समझेंगे। उसके बाद उनके नतीजों का विश्लेषण करेंगे और अंत में एक नई आर्थिक हकीकत तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए समय में पीछे चलते हैं 1947 के ठीक बाद के भारत में। स्थिति सच कहूं तो बहुत गंभीर थी। एक तरफ हर दिन बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने का जबरदस्त दबाव था और दूसरी तरफ एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने की तत्काल जरूरत थी, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके, विदेशी शक्तियों पर निर्भर ना रहे। और देखिए, ये दो अलग अलग समस्याएं नहीं थी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। सोचिए, एक भूखा देश उद्योग नहीं बना सकता, और बिना उद्योग के एक देश अपनी कृषि को आधुनिक कैसे बनाएगा। यह स्लाइड उस समय के कृषि संकट की जड़ को दिखाती है। मान लीजिए कि उत्पादन बढ़ाना है, तो इसके दो ही रास्ते हैं। पहला, और ज्यादा जमीन पर खेती की जाए, जिसे कहते हैं भूमि उपयोग आधारित वृद्धि। दूसरा, अपनी मौजूदा जमीन पर ही बेहतर बीज, खाद और तकनीक का इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाई जाए, जिसे कहते हैं भूमि बचत आधारित वृद्धि। आजादी के बाद भारत ने अनजाने में पहला रास्ता चुना, लेकिन ये एक अस्थायी समाधान ही हो सकता था, क्योंकि जमीन तो सीमित है। ये मॉडल एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। 3.1%। पहली नजर में देखने पर यह नंबर ठीक ठाक लगता है, शायद थोड़ा धीमा, लेकिन स्थिर प्रगति का संकेत। लेकिन अर्थशास्त्र में औसत अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते, वो सच्चाई को छिपा भी सकते हैं। असली सवाल ये नहीं था कि वृद्धि हो रही थी, बल्कि ये था कि वो कैसे हो रही थी। इस ग्रोथ का सोर्स क्या था? असली कहानी तो वहीं छुपी है। और ये है वो चौंकाने वाला खुलासा। उस 3.1% की वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा, 50%, केवल नई जमीन को खेती के लायक बनाने से आ रहा था। उत्पादकता यानी प्रति एकड़ उपज, वो लगभग जस की तस थी। ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। इसका मतलब साफ था कि हम अपनी जमीन की क्षमता को निचोड़ रहे थे और जल्द ही हमारे पास खेती करने के लिए और जमीन नहीं बचेगी। अब कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी करने का वक्त आ गया था, वरना देश एक बहुत बड़े खाद्य संकट में डूब जाता। और यहीं पर कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। इसे आज हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ था, एक बहुत बड़ा गैम्बल। तो इस बड़े दांव में क्या क्या शामिल था? ये एक इंटीग्रेटेड 3 हिस्सों वाला पैकेज था, और इसकी सफलता के लिए तीनों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी था। पहला, जादुई बीज, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिन्हें HYV कहते हैं। दूसरा, रासायनिक उर्वरक, क्योंकि इन बीजों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए भारी मात्रा में पोषण की जरूरत थी। और तीसरा और सबसे जरूरी, पानी। इन बीजों और उर्वरकों को काम करने के लिए पानी की एक पक्की सप्लाई चाहिए थी। इसीलिए नहरों और नलकूपों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया गया। ये एक ऑल इन स्ट्रेटेजी थी। और ये दांव काम कर गया, कम से कम कुछ इलाकों में तो जरूर। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी सुविधा थी, जैसे कि पंजाब, वहां पैदावार में जैसे विस्फोट हो गया। पंजाब भारत का अन्न भंडार बन गया, जो देश के बाकी हिस्सों को अनाज मुहैया करा रहा था। ये एक शानदार सफलता थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक असमान सफलता भी थी, जिसने भारत के भीतर अमीर और गरीब इलाकों के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। हम इस पर आगे और बात करेंगे।
चलिए अब कृषि के मैदानों से निकलकर कारखानों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी एक उतना ही महत्वाकांक्षी प्रयोग चल रहा था। इसके पीछे जो मूल विचार था वो था आत्मनिर्भरता। नेताओं का मानना था कि एक नए नए आजाद हुए राष्ट्र को विदेशी कंपटीशन की तेज हवाओं से बचाना होगा। इसलिए उन्होंने भारत के चारों ओर एक औद्योगिक किला बनाने का फैसला किया, जिसके भीतर घरेलू उद्योग बिना किसी बाहरी दबाव के सुरक्षित रूप से फल फूल सकें। इस किला रणनीति का एक औपचारिक नाम था आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका सिद्धांत बहुत सीधा था। जो कुछ भी हम विदेश से आयात करते हैं, चाहे वो कार हो या साबुन, उसे अब हम भारत में ही बनाएंगे। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग भारतीय उत्पाद ही खरीदें, विदेशी सामानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए जाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएं। तो इस किले को बनाया और मेंटेन कैसे किया गया? सरकार के पास औजारों का एक पूरा टूल किट था। बहुत ऊंचे टैरिफ विदेशी सामानों को बाहर रखते थे। फिर था कुख्यात लाइसेंस राज, एक ऐसा जटिल जाल जिसमें एक नया कारखाना शुरू करने या अपने मौजूदा कारखाने का विस्तार करने के लिए भी अनगिनत सरकारी अनुमतियों की जरूरत होती थी। सरकार ने खुद स्टील और मशीनरी जैसे बड़े बड़े उद्योगों पर नियंत्रण कर लिया, और नौकरी की सुरक्षा के कानूनों ने कंपनियों के लिए अक्षम श्रमिकों को निकालना लगभग नामुमकिन बना दिया। संक्षेप में, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जहां हर कदम पर सरकार का नियंत्रण था। और ये कहानी सिर्फ भारत की सीमाओं के भीतर नहीं थी। उस समय कोल्ड वॉर का वैश्विक शतरंज का खेल भी खेला जा रहा था। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को मदद तो देना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि भारत प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे। दूसरी ओर सोवियत संघ भारत की समाजवादी राज्य नियंत्रित योजनाओं का समर्थन करने में बहुत खुश था। इस जियोपॉलिटिकल खींचतान का नतीजा ये हुआ कि भारत सोवियत ब्लॉक के ज्यादा करीब आ गया, और भिलाई स्टील प्लांट जैसे कई विशाल सरकारी उद्यम सोवियत पैसे और टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए। दशकों तक चले इन दो महान प्रयोगों के बाद अब हिसाब चुकाने का समय आ गया था। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और भारत अब इन साहसिक नीतियों के उन अनपेक्षित और अक्सर दर्दनाक नतीजों का सामना करने वाला था जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी। उस मजबूत समझे जाने वाले किले की दीवारों में अब दरारें दिखने लगी थीं। हरित क्रांति ने देश को अकाल से तो बचा लिया, लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत थी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कीमत 4 तरह की थी। पहला, वित्तीय बोझ। सरकार उर्वरकों, बिजली और पानी पर भारी सब्सिडी दे रही थी, जो सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ था। दूसरा, पर्यावरणीय तबाही। पंजाब जैसे क्षेत्रों में जमीन के नीचे पानी का स्तर खतरनाक रूप से गिर गया और मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। और तीसरा, इसने ग्रामीण असमानता को और बढ़ा दिया, क्योंकि केवल अमीर किसान ही इस नई टेक्नोलॉजी का खर्च उठा सकते थे, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। इसी बीच औद्योगिक किले के अंदर एक और बीमारी फैल रही थी, जिसे कहा गया औद्योगिक रुग्णता या इंडस्ट्रियल सिकनेस। जैसा कि यह टाइमलाइन दिखाती है, सरकार का पूरा ध्यान स्टील और मशीनरी जैसे नए चमकदार उद्योगों पर था, जबकि कपड़ा और चाय जैसे पारंपरिक उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार देते थे, वो उपेक्षित हो गए। 1970 के दशक तक ये उपेक्षित उद्योग एक एक करके बीमार पड़ने लगे, जिससे बड़े पैमाने पर दिवालियापन और बेरोजगारी फैली। ये एक धीमी गति से चलने वाली आर्थिक आपदा थी। प्रोफेसर तीर्थंकर रॉय का ये कथन इस पूरी दुविधा के सार को बताता है। संरक्षण के उस किले के भीतर भारतीय कंपनियों को कभी भी सच में कंपटीशन करना सीखना ही नहीं पड़ा। नतीजा, एम्बेसडर जैसी कारें जो दशकों तक नहीं बदलीं, और ऐसे उत्पाद जो महंगे भी थे और खराब क्वालिटी के भी। हमने अपने निर्यात की क्षमता को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और उन चीज़ों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें हम अच्छे थे ही नहीं। संक्षेप में, किले ने हमें सुरक्षित तो रखा, लेकिन इसने हमें कमज़ोर भी बना दिया। 1991 तक आते आते भारत एक आर्थिक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। हमारे पास केवल कुछ हफ्तों के आयात का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। देश दिवालिया होने की कगार पर था। दशकों पुरानी संरक्षणवादी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। संकट के इस क्षण में भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने औद्योगिक किले के दरवाजे खोलने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये बदलाव अचानक एक रात में नहीं आया। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, 1980 के दशक में कुछ चुपके से सुधार हुए थे, लेकिन असली भूकंप, जिसे बिग बैंग कहते हैं, वो 1991-92 में आया। एक झटके में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, व्यापार पर लगी बाधाओं को कम कर दिया गया और विदेशी निवेश का स्वागत किया गया। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, ये भारतीय आर्थिक सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव था।
तो इस बिग बैंग का नतीजा क्या हुआ? क्या दरवाजे खोलने से भारत को फायदा हुआ? खैर, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि नई आर्थिक हकीकत आखिर दिखती कैसी है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जैसा कि ये चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है, सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जैसे उड़ान भर ली। जो विकास दर दशकों से 3 से 4% के आसपास अटकी हुई थी, वो अचानक 6.5% से भी ऊपर पहुंच गई। ये सिर्फ एक आंकड़ों का बदलाव नहीं था। इसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और भारत में एक नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया। लेकिन कहानी सिर्फ तेज विकास की नहीं है, ये इस बात की भी है कि ये विकास आ कहां से रहा था। इस टेबल को देखिए, जहां एक तरफ कृषि और उद्योग स्थिर रहे, वहीं सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर में एक विस्फोट हुआ। सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम ये नए विकास के इंजन बन गए, जो 8% से भी ज्यादा की दर से बढ़ रहे थे। भारत, जो कभी किसानों और कारखानों का देश माना जाता था, अब दुनिया का बैक ऑफिस बन रहा था। तो इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? निचोड़ क्या है? ये हमें दिखाती है कि कैसे एक देश ने राज्य नियंत्रित भारी उद्योग पर आधारित मॉडल से शुरुआत की और एक वैश्विक सॉफ्टवेयर और सेवा महाशक्ति के रूप में उभरा। ये बदलते वक्त के साथ ढलने यानी अनुकूलन की शक्ति को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये उस ऊंची कीमत की भी याद दिलाता है जो संरक्षण और बाहरी दुनिया से कटकर रहने के लिए चुकानी पड़ती है। और ये हमें एक अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। भारत की आर्थिक कहानी हमेशा बड़े बड़े दांव लगाने की कहानी रही है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था जैसी नई और शायद पहले से भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सवाल ये है, भारत का अगला महान आर्थिक दांव क्या होगा? भविष्य का रास्ता क्या होगा? इसका उत्तर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को परिभाषित करेगा।